नमस्कार, मैं हलेश कुमार लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्यों की राजनीति। भारत में निर्वाचन जो चुनाव है, उस चुनाव प्रणाली का जो मुख्य आधार है वो है जनता। क्योंकि जनता को अपने प्रशासक चुनने और स्वयं प्रशासक के तौर पर चयनित होने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान हैं। लोकतंत्र में वंश परंपरा के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा अपने सर्वोच्च प्रमुख को चुनने का अधिकार है। साथ ही जनता स्वयं उस सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक सर्वोच्च पद पर चयनित हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ का क्या है, राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति जो वंशानुगत तौर पर वहाँ पर पदस्थ नहीं होता, बल्कि उनका निर्वाचन होता है। तो इस प्रकार भारत में क्या है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ना होकर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। जनता अपने बहुमत के आधार पर यह फैसला करती है कि कौन राजनीतिक व्यवस्था में संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च पद पर पदस्थ होंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में की गई है। तो उसी में निर्वाचन को लेकर भारत के संविधान में भाग 15 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इनका गठन भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होती है और इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इनके साथ साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या इनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक ये पद धारण करते हैं। निर्वाचन आयोग का संबंध राज्यों में होने वाले पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव से नहीं होता, बल्कि इनके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सभी सदस्य एक समान हैं, केवल पद नाम को छोड़कर अन्य सभी अधिकार व भत्ते, साथ ही वेतन इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो। और इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों में एक समान है। इनको पद से किस प्रकार हटा सकते हैं कि दुर्व्यवहार या असक्षमता पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। योग्यता का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं भारत में चुनाव प्रणाली की व्यवस्था। भारत की चुनाव प्रणाली में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत में दो प्रकार से चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। भारतीय चुनाव प्रणाली की यह विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोनों प्रकार की चुनाव प्रक्रिया को अपनाई गई है, जैसे लोकसभा व राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन, 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं द्वारा। भारत में वयस्क मतदान की आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष। तो 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है? इनका निर्वाचन किया जाता है। किनका? राज्य के स्थानीय स्वशासन की संस्था, जैसे पंचायत चुनाव, सरपंच, पंच इत्यादि, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य इत्यादि, सांसद और विधायक। लेकिन इन्हीं के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस प्रकार भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार की चुनाव प्रणाली को अपनाई जाती है। दूसरा देखते हैं गुप्त मतदान। भारतीय चुनाव प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है गुप्त मतदान। इसमें होता क्या है? मतदाता अपने मत का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक व बिना किसी भय के
निष्पक्ष रूप से करता है। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया गुप्त होती है, इसकी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होती, स्वयं मतदाता को छोड़कर, कि उन्होंने किस प्रत्याशी को या किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना मत का दान किया है। तीसरा देखते हैं, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षित स्थान। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रहते हैं। वे चाहे राज्य विधानमंडल व स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में हो, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के अनुसार स्थान सुरक्षित किए गए हैं और यह आरक्षण की अवधि बढ़ाई जा रही है और ये 2026 तक यथावत बढ़ा दी गई है। चौथा देखते हैं, संयुक्त निर्वाचन पद्धति। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भारत में ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही सांप्रदायिक चुनाव मंडल प्रणाली का अंत कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया था कि चुनाव के लिए मतदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में व वर्गों में बांट दिया जाता था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, उनको क्या कर दी गई, हटा दी गई है। अब संपूर्ण भारत के लिए एक समान निर्वाचन व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र। भारत में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। साथ ही राज्य विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनको उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितने सदस्यों की वहाँ से उनको चुना जाना है। उदाहरण के लिए मणिपुर विधानसभा के लिए जहाँ 60 चुनाव क्षेत्र हैं, वहीं मध्य प्रदेश के लिए विधानसभा के लिए 230 चुनाव क्षेत्र हैं। तो एक चुनाव क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, पर सफल वही उम्मीदवार होता है जो अन्य सभी उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त करता है। छठवां है सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ ये है कि भारत में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बस वे मानसिक रूप से, साथ ही सरकार द्वारा दिवालिया घोषित ना किया गया हो, तो उनको क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग लेने के लिए, मतदान करने के लिए अधिकार दे दिया जाता है। नामांकन की व्यवस्था, तो प्रत्येक सदस्य क्या करते हैं, भारतीय चुनाव में भाग लेने के लिए नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। इनके साथ साथ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि साधारण चुनाव के समय यदि एंग्लो इंडियन जाति के लोगों को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिल सके तो राष्ट्रपति उस जाति के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। कहाँ? लोकसभा में। वहीं राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, जिनमें साहित्य, विज्ञान, कला व सामाजिक सेवा के विषयों से व्यक्ति हों, और उन्हीं के साथ साथ ही राज्यसभा में भी एक एंग्लो इंडियन को नामांकित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साधारण बहुमत के आधार पर चुनाव परिणाम। साधारणतः हमारे यहाँ उसी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है जो अन्य उम्मीदवारों से एक मत भी अतिरिक्त प्राप्त करता है। जैसे कि कोई क्षेत्र में 2 प्रत्याशी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और 1000 मत पढ़ते हैं, वैध मत 1000 पढ़ते हैं, और कोई व्यक्ति 600 मत प्राप्त करता है तो और एक व्यक्ति 400 मत प्राप्त करता है, तो 600 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजय हो जाता है। चुनाव के संबंध में संसद व राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार। संविधान में चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को तो प्रदान किया गया है, साथ साथ संसद के विधानमंडलों को भी चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन निश्चित करना इत्यादि विषयों में कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है। चुनाव आयोग, तो भारतीय चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक
मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनके बारे में वर्णन मैंने आगे किया हुआ था। आगे देखते हैं, मतदाताओं को मतदान मशीनों के द्वारा वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। तो चुनाव में अधिक से अधिक निष्पक्षता लाने के लिए और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का पंजीकरण व मान्यता। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। भारतीय चुनाव आयोग की एक प्रमुख विशेषता है कि इनके द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यताएं प्रदान की जाती है, साथ ही साथ उनको चुनाव चिन्ह का भी आवंटन किया जाता है। तो ये उपयुक्त सभी बातें भारतीय चुनाव आयोग की मुख्य विशेषताओं को उल्लेखित करती है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग।